Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. Guys, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज़ में मैंने 4 वीडियोस बनाए थे जो पिछले दिनों मैंने अपलोड किए हैं। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। और आज जो है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअल में होता ये है कि जब एग्ज़ाम्स टाइम होता है तो हमें जो है डिटेल में पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि बस फटाफट जो है क्विक रिवीजन हो जाए। तो गाइस, आज का वीडियो जो है क्विक रिवीजन के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस एंटिटी। देखिए, बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि एक आदमी या दो से ज़्यादा लोग मिल करके शुरू करते हैं, चाहे वो सामान को खरीद के बेचने का हो, चाहे सामान को बना के बेचने का हो, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करने का हो, और जिसका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस। और हर एक बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है ओनर से अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो इसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए, अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करती हूँ और मैं अपनी स्टेशनरी शॉप का नाम रखती हूँ स्टडी वेल स्टेशनरी, तो ये जो स्टडी वेल स्टेशनरी है ये मेरी बिजनेस एंटिटी है। और जो भी हम अकाउंटिंग बुक्स बनाएंगे वो इस बिजनेस एंटिटी की बुक्स में बनाएंगे। जो भी हम लेन देन का एनालिसिस करेंगे या विश्लेषण करेंगे वो भी हम स्टडी वेल स्टेशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो सेकंड टर्म है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा लेन देन जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है, जिसमें गुड्स इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, और जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जिस बिजनेस से ये रिलेटेड होते हैं उस बिजनेस के लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे। तो जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि सपोज करिए कि मैं स्टडी वेल स्टेशनरी शॉप खोलती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैं स्टेशनरी परचेज करूँगी वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। स्टेशनरी सेल करूँगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं शॉप का बिजली का बिल पे करूँगी या रेंट पे करूँगी, ये सारा जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज कैपिटल। गैस, आप जानते हैं कि हर एक बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के शुरू नहीं होता। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो बिजनेसमैन जिस अमाउंट को इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू करता है उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ मेरा, कि मैंने स्टेशनरी शॉप खोली है, उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है रुपीज़ का, यानी पैसे लगाए हैं। साथ में मैंने एक लैपटॉप भी खरीदा है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल जीएसटी वगैरह हमें पे करना होता है, तो उसका सब कुछ हमें लेखा जोखा रखना होता है। साथ ही मैंने कार खरीदी है बिजनेस यूज़ के लिए, क्योंकि मुझे स्टेशनरी को लाना भी होता है, कई बार मुझे जाना भी होता है सप्लायर के पास। तो ये तीनों चीज़ मिल करके जो है मेरी कैपिटल बन जाते हैं। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसे चलाने के लिए लगाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। ये वो अमाउंट होता है जो कि उसे ज़रूरत होती है, उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। देखिए, जो बिजनेस का पैसा है वो बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए, किसी और जगह यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ओनर जो है बिजनेस में से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद जो टर्म है दैट इज असेट्स। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। देखिए, जब हम किसी पर्सन के स्टेटस का पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं उसके पास गाड़ी के है कि नहीं है, गाड़ी है तो कितनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास घर अपना है कि नहीं है, अपना घर है तो कितना बड़ा घर है, बाकी उसके पास और क्या सारी प्रॉपर्टी है। उसके बेसिस पे हम उसका जो स्टेटस है वो पता लगाते हैं। उसी तरह से बिजनेस में भी बिजनेस की स्टेटस या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ या बिजनेस कितना स्ट्रांग है, इसका पता जो है बिजनेस की प्रॉपर्टी से लगता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बिजनेस
खरीदता है बेचने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए। जैसे प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ये सारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है और ये खरीदी जाती हैं क्योंकि बिजनेस को इनको यूज़ करना है, इनका इस्तेमाल करना है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं क्यों? क्योंकि हमें उनसे गुड्स बनाने होते हैं और ये गुड्स हम बेचेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि असेट्स जो हैं वो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, लेकिन रेवेन्यू को जनरेट करने में मदद करती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं असेट्स। तो असेट्स जो है बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास होती है और अगर ये लीज पे लिया गया है तो इसका कंट्रोल करना, इसको यूज करने की अथॉरिटी जो है वो बिजनेस के पास होती है। साथ ही ये जो असेट्स हैं वो करंट में तो रेवेन्यू जनरेट करते ही हैं, यानी करंट में तो हमें इनकम अर्न करने में मदद करते ही हैं, साथ में फ्यूचर में भी इनकम अर्न करने में मदद करते हैं। असेट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है आपका नॉन करंट असेट्स और दूसरा होता है करंट असेट्स। देखिए, नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स जो कि हम लंबे समय तक यूज करते हैं, यानी नॉन करंट असेट्स की जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए होती है और नॉन करंट असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। दूसरे होते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब होता है वो असेट्स जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कि बिजनेस को पैसे लेने हैं, तो इनसे जो पैसा है ये 2-3 महीने में मिल जाता है, तो ये हमारे लिए करंट असेट्स हो गए। जो कैश ऑलरेडी बिजनेस के पास है वो तो है ही करंट असेट्स, और जो अमाउंट बिजनेस का बैंक में है वो भी आपका करंट असेट्स है। उसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो कि हम जल्दी जल्दी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इजीली सेल हो जाती हैं, उससे इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी करंट असेट्स होते हैं। तो बेसिकली करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और इन्हें हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, तो रेवेन्यू जनरेशन में ये मदद करती हैं। नॉन करंट असेट्स यानी फिक्स्ड असेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी जो है आपकी टेंजिबल असेट्स होती हैं। इनटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती हैं। तो इसमें हम लेते हैं गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी जो है इनटेंजिबल असेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी जो है आपकी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। तो असेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो है टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर्स को। तो लायबिलिटीज एक तरह से देनदारियां होती हैं या दायित्व होता है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो कंपनी को या बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना होता है। तो लायबिलिटीज में को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा करंट लायबिलिटीज और तीसरा जो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वो लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद आपको पे करनी है। यानी अगर मान लीजिए कि बिजनेस ने लोन लिया है 4 साल का तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई, 5 साल का लोन लिया है नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया है और वो 10 साल का लोन है तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। उसी तरह से कंपनीज जो हैं वो पब्लिक से लोन लेती है और बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं उसे भी हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के लिए होती है। तो बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के बाद हमें पे करनी है। करंट लायबिलिटीज जो हैं वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना है। सपोज करिए कि हमने सप्लायर से माल क्रेडिट पे खरीदा है तो हमको 2 या 3 महीने का क्रेडिट दिया जाता है, तो ये हमें अगले साल पे करना ही होगा। उसी तरह से हमने 5 साल पहले कोई लोन लिया था
तो पिछले 4 सालों तक तो नॉन करंट लायबिलिटी था, लेकिन अब क्योंकि ये लोन इस साल हमें पे करना है तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज बन जाएगा। तो जो भी अमाउंट विद इन अ ईयर पे करना है वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक्चुअल में आज लायबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी इवेंट के अकर होने पर वो लायबिलिटी बन सकती हैं। जैसे कि सपोज करिए कि बिजनेस के ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, अगर बिजनेस वो केस हार जाएगी तो लायबिलिटी होगी। डैमेज का केस है और डैमेज का केस जो है क्लेम रखा है उन्होंने, सपोज करिए 5 लाख रुपीस, तो अगर बिजनेस ये केस हार जाता है तो 5 लाख रुपीस पे करने होंगे, अगर जीत जाता है तो पे नहीं करना। तो इस तरह से ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज में हमने नॉन करंट लायबिलिटीज ली, करंट लायबिलिटीज ली और साथ में कंटिंजेंट लायबिलिटीज ली। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि एक बिजनेस ने खर्च किया है किसी भी तरह से, चाहे वो गुड्स खरीदने में किया हो, चाहे माल खरीदने में किया हो, चाहे रॉ मटेरियल परचेज किया तो किया है, चाहे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में खर्चा किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, वाटर बिल पे किया है और सैलरी पे की है, या कोई असेट खरीदी है, या मान लीजिए लोन का रिपेमेंट किया है। तो जो भी बिजनेस ने खर्चा किया है चाहे किसी भी हेड में किया हो उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है ये बेसिकली खर्चे होते हैं और एक्सपेंडिचर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अगेंस्ट में या तो कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, प्रॉपर्टी यानी खरीदी जाएगी, कोई असेट खरीदी जा रही है, या असेट का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या असेट पे हमने इस तरह से खर्चा किया उसके रिपेयर्स पे कि असेट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, या असेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या असेट की लाइफ बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल के बियॉन्ड भी मिलता है। सपोज करिए हम एक मशीनरी परचेज करते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इस खर्चे के बदले में हमारे पास मशीन आई और ये मशीन की जो लाइफ है वो 6 ईयर्स है, तो ये मशीन हमें 6 ईयर्स तक बेनिफिट देती रहेगी, यानी इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमें आगे आने वाले 6 सालों तक मिलता रहेगा, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट होती है, कोई असेट आती है, या हम उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं, या कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे अगर हमने लोन का रिपेमेंट किया है तो वो भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि बार बार खर्चा किया जाता है, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आपको 1 साल में ही खत्म हो जाता है, यानी कि हर साल अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको हर साल इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सैलरी है और रेंट है या कमीशन है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार अकर होते हैं, यानी बार बार ये खर्चे करने पड़ते हैं। इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका अमाउंट इतना बड़ा होता है कि हम इसे 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि ये इस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में कोई असेट तो क्रिएट नहीं होती, लेकिन इसका बेनिफिट 1 साल से के बियॉन्ड भी मिलता है। सपोज करिए हमने एडवर्टीजमेंट पे कोई ह्यूज एक्सपेंडिचर किया है और वो जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 6 करोड़ रुपए है और हमें उम्मीद है कि 3 साल तक हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आपका जो है 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो ये तो गलत होगा कि हम इसी साल जो है पूरे के पूरे 6 करोड़ राइट ऑफ कर दें, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय 6 करोड़ हम माइनस कर दें। तो हम क्या करते हैं, इसको डेफर करते हैं, यानी 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करते हैं और हर साल 2-2 करोड़ जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते रहेंगे। तो इस तरह से ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइस अगर आपको एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है या डेफर्ड रेवेन्यू है,
तो उसका सिंपल तरीका है, 3 चीज़ें देखिए। पहला तो कि क्या उस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में कोई असेट आ रही है आपके पास, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी लाइफ बढ़ रही है, उस असेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं। सेकंड जो है आप देखिए कि क्या वो एक्सपेंडिचर बार बार किया जाता है, अगर बार बार किया जाता है तो रेवेन्यू है, अगर बार बार नहीं किया जाता है और असेट की लाइफ बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तीसरा आप ये देखिए कि अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, अगर अमाउंट उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है या जिसका बेनिफिट हमें ज़्यादा समय तक मिलने वाला है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर उसका बेनिफिट उसी साल में एक्सपायर हो जाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर उसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलने वाला है लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही है तो फिर वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। द नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स का मतलब होता है वो पैसा जो कि बिजनेस को रिसीव हुआ है, कहीं से भी रिसीव हुआ हो, चाहे वो गुड्स को बेच करके रिसीव हुआ हो, चाहे वो सेल्स को चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करके रिसीव हुआ हो, चाहे हमने असेट बेची है, चाहे हमने लोन लिया है, कहीं से भी अमाउंट आ रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो हम उसे रिसीप्ट्स कहेंगे। और रिसीप्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जिनके अगेंस्ट में या तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी या असेट डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर हम लोन लेते हैं तो वो कैपिटल रिसीप्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो है वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं तो ये कैपिटल रिसीप्ट है क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो है वो असेट डिक्रीज हो रही है। बेसिकली कैपिटल रिसीप्ट्स जो है ये बार बार रिसीव होने वाला अमाउंट नहीं होता है, ये कभी कभार रिसीव होता है। हम कभी कभार ही लोन लेते हैं, हम कभी कभार ही असेट्स को बेचते हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं, अदरवाइज हमारा जो मेन बिजनेस है वो कैपिटल वो लोन लेना या इस तरह से असेट्स बेचना नहीं है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जो गुड्स को बेचने से या सर्विसेज को प्रोवाइड करने से जो रिसीप्ट होती हैं उन्हें हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो हैं ये रेगुलर होने वाली इनकम है, यानी रिकरिंग इन नेचर है और ये बार बार अर्न होती हैं, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स ही कंसीडर की जाती हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो रिसीप्ट्स में 2 तरह की होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। द नेक्स्ट टर्म इज रिसीवेबल्स। देखिए रिसीवेबल्स का मतलब होता है द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर साल में जितना भी अमाउंट उनको रिसीव करना है, रिसीव हुआ नहीं है, करना है, उसे हम रिसीवेबल्स कहते हैं। उसी तरह से अमाउंट नेक्स्ट टर्म है पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को पे करना है, यानी टोटल अमाउंट जो भी बिजनेस को पे करना है ड्यूरिंग द ईयर उसे हम पेबल्स कहेंगे। द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गुड्स। देखिए गुड्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। गुड्स को हिंदी में माल कहा जाता है। बेसिकली गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कि बिजनेस डील करता है। अगर मेरा बिजनेस जो है स्टेशनरी का है तो जो स्टेशनरी है वो मेरे लिए गुड्स हो गई, यानी मैं स्टेशनरी खरीदती हूँ और बेचती हूँ तो ये सारी जो है मेरे लिए गुड्स हो गई। तो गुड्स जो है वो अमाउंट प्रोडक्ट होता है जिसमें बिजनेस डील करता है। गुड्स वो प्रोडक्ट हो, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है वो कंसर्न या वो बिजनेस जो गुड्स को खरीदता है यानी माल खरीद करके बेचता है, तो वो जो भी माल खरीद के बेचता है, खरीदने वाली चीज़ भी माल है और बेचने वाली चीज़ भी माल है। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बना के बेचते हैं, तो रॉ मटेरियल वो खरीदेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में बेचेंगे, तो ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स ये दोनों गुड्स ही कहलाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज को हम गुड्स में तो नहीं लेंगे, गुड्स अलग होते हैं और सर्विसेज अलग होती हैं। तो गुड्स जो है वो बेसिकली वो प्रोडक्ट है जिसमें कि बिजनेस डील करता है। आपको बता दें कि गुड्स जो है उसे हम बिजनेस में कभी भी गुड्स को गुड्स के नाम से हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम गुड्स के उस पर्पस को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से गुड्स आए या गए हैं। तो गुड्स का लेन देन जो है जिस रीजन से हुआ है उस रीजन को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि गुड्स को खरीदा गया है,
यानी गुड्स को खरीदा गया है इसलिए वो बिजनेस में आ रहे हैं, तो हम गुड्स को ऐसे में इनकमिंग ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एज परचेजेस। उसी तरह से गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेचा गया है, तो इस समय आउटगोइंग ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एज सेल्स। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न किया है, तो उसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। उसी तरह से अगर गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कस्टमर्स ने गुड्स को रिटर्न किया है, तो इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। सिमिलरली जो गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टॉक। तो गुड्स अगर बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि खरीदे गए हैं, तो परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर गुड्स जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमने उनको बेचा है, तो सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगर गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स ने रिटर्न किया है, तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमने सप्लायर्स को रिटर्न किया है, तो हम उसे परचेज रिटर्न कहेंगे। यानी गुड्स का आना जाना जो है वो पर्पज हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि गुड्स को। और जो गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टॉक। गुड्स से रिलेटेड एक और आपका कंसेप्ट है, वो है क्रेडिटर्स। देखिए, जब हम किसी से क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं, तो जो वो सप्लायर है वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि इस सप्लायर को हम जो है कुछ समय बाद अमाउंट पे करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। तो जिन लोगों से हम माल खरीदते हैं क्रेडिट पे और जिनको कुछ समय बाद पेमेंट करना है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाते हैं। उसी तरह से जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं क्रेडिट पे, उनसे हमें ये अमाउंट लेना होता है और हम उन्हें 2, 3, 4 महीने का क्रेडिट देते हैं, तो कुछ समय बाद ये अमाउंट हमें मिल जाएगा, तो उन लोगों को हम कहते हैं डेटर्स। तो क्रेडिटर्स और डेटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको की अमाउंट बिजनेस पे करेगा, और डेटर्स वो होते हैं जिनसे की अमाउंट बिजनेस रिसीव करेगा। द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कहलाता है कि जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं, तो फिर हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे इसमें देखिए, आपको दिखाया 50% सेल और सुपर डिस्काउंट 70%। यानी अगर आप उन्होंने साइज बना दिया कि अगर इतने बल्क तक आप खरीदेंगे तो 50% का डिस्काउंट देंगे, अगर आप इससे ज़्यादा खरीदेंगे तो जो नेक्स्ट आइटम है उस पर हम 70% का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो डिस्काउंट है, इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जो है बल्क परचेज पे दिया जाता है। दूसरी तरफ होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब आप पेमेंट करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जबकि आप सामान को खरीद रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो वो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके और उतने का इनवॉइस बनाते हैं। सपोज करिए आपने 10,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे हैं, उन्होंने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 10,000 माइनस 20% यानी कि वो 8,000 का इनवॉइस बनाएंगे। अब कैश डिस्काउंट दिया जाता है जिससे कि प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव हो, यानी कि कस्टमर जल्दी से जल्दी पे कर दे, इसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो सपोज करिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा 10,000 का गुड्स है, उसमें जो सेलर है उसने 20% डिस्काउंट दिया है, तो 20% डिस्काउंट 2,000 माइनस करके 8,000 का जो है वो अपने में सेल इनवॉइस बनाएगा और आपके लिए बनेगा परचेज इनवॉइस, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए बनेगा परचेज इनवॉइस। इसमें भी वो कहते हैं कि हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे अगर आप तुरंत पेमेंट करते हैं या 2 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं। तो 8,000 का 5% हो गया आपका 400 रुपीज़। तो अगर हम तुरंत पे करते हैं या 2 दिन के अंदर पे करते हैं, तो 8,000 माइनस 400 यानी 7,600 रुपीज़ हमें पे करने होंगे। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसे जस्ट इनवॉइस में लेस करके शो किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेलर के लिए जो कैश डिस्काउंट जो उसने अलाउ किया है वो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, और जो बायर है या परचेजर है उसके लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड।
तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड, अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ इनवॉइस में शो किया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं हम, डिस्काउंट रिसीव्ड के फॉर्म में या डिस्काउंट अलाउड के फॉर्म में। द नेक्स्ट टर्म इज बिल्स रिसीवेबल्स। देखिए, बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ए ने बी को सामान बेचा 10,000 रुपीज़ का, और बी ने कहा कि जी मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो अब ए को लग रहा है कि 3 महीने तक तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। तो ए कहता है कि ऐसा करो कि आप पर मैं एक नोट लिख देता हूं और आप जो है उसे एक्सेप्ट करके मुझे दे दो। तो ए जो है सेलर बी पर लिखता है कि इन्होंने वैल्यू रिसीव कर ली है, तो अब जो है 3 महीने बाद ये मुझे 10,000 रुपीज़ पे करेंगे, या जिसको मैं कहूँगा उसको ये 10,000 रुपीज़ पे कर देंगे। बी कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं पे कर दूंगा, और करके बी जो है साइन करके लौटा देता है। ये जो बिल है ये ए के लिए तो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में 3 महीने बाद उसे पेमेंट मिलेगा, और बी के लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में बी को 3 महीने बाद पेमेंट करना है। अब अगर ए चाहे तो ये बिल जो है बैंक के पास ले जा सकता है और बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, बैंक को थोड़े से पैसे काटेगा और बाकी अमाउंट इनको पे कर देगा। चलिए, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल्स का तो एक अलग से चैप्टर है जिसको हम बाद में डिटेल में लेंगे। अभी तो आपको मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज लॉस। देखिए, लॉस जो है वो होता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो हम खर्च कर चुके हैं लेकिन जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिला है, वो हमारे लिए लॉस हो गया। तो लॉस को हम लेते हैं कि पहला लॉस जो है वो है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन से लॉस। हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम जो है, जो भी हमने हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट बेचने का, प्रोडक्ट बेचने से रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चा हुआ है वो हम रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सपेंसेस, खर्चा ज़्यादा हुआ है और रेवेन्यू कम हुआ है, तो जो रिजल्टिंग फिगर होगा वो होगा लॉस। तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, जो हमारा बिजनेस है उससे जो लॉस हुआ है। दूसरा एक और लॉस होता है, वो लॉस होता है जबकि हमने खर्चा तो कर दिया है। देखिए, हम जो खर्चा करते हैं वो किस लिए करते हैं? हम खर्चा करते हैं, यानी बिजनेस में जो खर्चा होता है वो इसलिए होता है कि इस खर्चे के अगेंस्ट में कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई हमारी इनकम जनरेट होगी। हमने गुड्स बनाए और 50,000 रुपीज़ के जो गुड्स बनाए, हम इन्हें सेल करते 70,000 में सेल करते। उससे पहले ही जो है आग लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या चोरी चले गए, ये 50,000 रुपीज़ के गुड्स जो है ये खत्म हो गए। चाहे चोरी चले गए, चाहे एक्सीडेंट हुआ, चाहे आग लग गए तो नष्ट हो गए। तो ये जो 50,000 रुपीज़ है ये हमारे लिए लॉस हुआ, क्योंकि हम जो है इन गुड्स को बेच तो पाए नहीं। तो हमारा खर्चा तो हो गया, लेकिन इस खर्चे के अगेंस्ट में हमें बेनिफिट तो मिला ही नहीं, तो ये भी लॉस हो गया। उसी तरह से एक और लॉस होता है, वो होता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखिए, जो असेट्स हमारे पास होती हैं, असेट्स को तो हम वैसे बेचने के लिए खरीदते नहीं है, असेट्स को हम खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब असेट्स पुरानी हो जाती है तो हम उसे बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए असेट्स हमारे पास बुक्स में हमने असेट्स को शो किया है 50,000 रुपीज़ में, और जब हम बेच रहे हैं तो उसके हमें 20,000 रुपये ही मिले, तो यहाँ पर जो 30,000 रुपये है वो हमारे लिए हो गया लॉस। तो ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये जो लॉस है ये 3 तरह के लॉस होते हैं। बिजनेस से होने वाला लॉस, एक दूसरा लॉस भी हो सकता है जब गुड्स का लॉस्ट हो जाते हैं, या फायर से, या थेफ्ट से, या एक्सीडेंट से, और तीसरा लॉस हो सकता है ऑन सेल ऑफ असेट्स। लॉस जो भी हो, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहा होगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में मैं जल्दी से सारे कंसेप्ट्स को बड़े इजीली जो है आपको बता सकूं। तो आप
आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पे, यानी कैश एंड एक्रूअल मेथड पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल का नाम है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उन तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।